अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस क्लास से पहले हमने इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट्स की डेफिनेशंस देखी थी और उनकी डायग्राम में हमने चेक किया था कि ये इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट किस तरीके से जनरेट होते हैं, और इन दोनों को अगर हम सम अप कर दें, इनकम इफ़ेक्ट को और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को, तो हमारा प्राइस इफ़ेक्ट बनता है। या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है, जब किसी एक चीज़ की प्राइस चेंज होती है तो उससे जो इफ़ेक्ट जनरेट होता है, जिसको हम प्राइस इफ़ेक्ट कहते हैं कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के, उसके दो पार्ट होते हैं। दी फर्स्ट वन इज़ रियल इनकम इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से कंज्यूमर हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होता है। इसको इनकम इफ़ेक्ट के जब रियल इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है तो वो ऊपर वाले जो है वो इंडिफरेंस कर्व पे मूव हो सकता है। अगर हम इस रियल इनकम इफ़ेक्ट को कांस्टेंट रख देते हैं, कांस्टेंट से मुराद हम रियल इनकम में इंक्रीज़ नहीं आने देते कंज्यूमर की, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर अब हायर इंडिफरेंस कर्व पे नहीं जा सकता, उसको अपनी पहले वाली यूटिलिटी का लेवल मेंटेन रखना पड़ेगा। और पहले वाली यूटिलिटी का लेवल मेंटेन रखने से मुराद ये है कि उसको अपने पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे ही रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो प्राइस के चेंज होने की वजह से न्यू बजट लाइन बनी थी, उस बजट लाइन के पैरेलल एक न्यू बजट लाइन हमने इस तरीके से ड्रा की कि वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करे। और जहाँ पे उसने टच किया, हमने ये देखा कि डिमांड फॉर दी कमोडिटी इंक्रीज़ हो गई और यूटिलिटी जो थी कंज्यूमर की वो पहले वाले लेवल पे ही मेंटेन रही। दिस वाज दी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। तो ये हमने लास्ट क्लास में दोनों कर लिए थे। अब हम हिक्सियन अप्रोच करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की। हिक्सियन अप्रोच ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, दो तरह की अप्रोचेज़ हैं, एक हिक्सियन अप्रोच है और एक स्लट्स की अप्रोच है। हम अभी फ़िलहाल हिक्सियन अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ दी हिक्सियन अप्रोच ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सो सर जॉन आर हिक्स 1904 से लेके 89 तक की इनकी थी, और इन्होंने क्या अप्रोच यूज़ की, द इफ़ेक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस ऑफ चेंजिंग द प्राइस रेशो इज़ लीविंग हिज और हर इनिशियल यूटिलिटी अनचेंज्ड। ये उनकी अप्रोच थी, ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस रेशो में चेंज आता है तो वो कंज्यूमर की इनिशियल यूटिलिटी को, पहले वाली यूटिलिटी को चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो प्राइस इफ़ेक्ट का टोटल इफ़ेक्ट है, जो प्राइस इफ़ेक्ट है टोटल प्राइस इफ़ेक्ट, उसके दो पार्ट हैं। हमने लिखा है प्राइस इफ़ेक्ट ब्रैकेट में टोटल इफ़ेक्ट। ठीक है, ये इस टोटल इफ़ेक्ट के दो पार्ट हैं, नंबर वन इनकम इफ़ेक्ट और नंबर टू सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास टोटल इफ़ेक्ट आता है या प्राइस इफ़ेक्ट आता है। तो बेस क्या है? बेस ये है हिक्सियन की कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस में चेंज आता है या जब भी प्राइस रेशो चेंज होती हैं तो वो कंज्यूमर की इनिशियल यूटिलिटी को चेंज नहीं कर पाती। तो इसका तो मतलब फिर ये हुआ कि ये वो वाला सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ें, मैं अब शुरू से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक्स और वाई। ठीक है, उन दो चीज़ों पे कंज्यूमर ने डिफरेंट कम्बिनेशंस परचेज़ करनी अपने बजट के अंदर रहते हुए, जिसको बजट लाइन कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बजट लाइन क्या है? ये जो आपके पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट वाली जो आपके पास फर्स्ट वाली जो है जिस पे आपके पास E1 ड्रा हुआ है, इक्विलिब्रियम 1, ये आपके पास फर्स्ट बजट लाइन है जिसमें कोई चेंज नहीं आया, ना प्राइस ऑफ एक्स में ना प्राइस ऑफ वाई में, और कंज्यूमर E1 पे इक्विलिब्रियम में है, E1 पे इक्विलिब्रियम में है। यानी कंज्यूमर इस लेवल पे, इनिशियल लेवल पे X1 स्टार और Y1 स्टार कम्बिनेशन ले रहा है, और इस कम्बिनेशन पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ है, और वो कितनी लेवल है उसका U1 बार। अच्छा, अब ये हुआ कि प्राइस ऑफ एक्स
कम हो गई, प्राइस ऑफ एक्स कम होगी। प्राइस ऑफ एक्स कम होने की वजह से एक्स एक्सिस की तरफ से बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर गई, राइट वर्ड मूव कर गई, जो कि पहले ए पॉइंट था आपका बजट लाइन का, अब वो न्यू बजट लाइन क्या बन गई, ए बी पॉइंट के दरमियान में जो बजट लाइन बन रही है ये न्यू बजट लाइन है। अब जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उससे जो पैसे हमारे पास बच जाते हैं उसको, जो हमारी इनकम नहीं बढ़ी, ठीक है, हमारी इनकम उतनी है, चीज़ सस्ती हो गई, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, इसको कहते हैं रियल इनकम इफ़ेक्ट, पॉजिटिव रियल इनकम इफ़ेक्ट। अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव रियल इनकम इफ़ेक्ट। अब चीज़ सस्ती हो रही है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि रियल इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव है। जब रियल इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव है तो कंज्यूमर जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व को अचीव कर सकता है, डेट इज़ U/2। लेकिन अगर हम ये टोटल E1 से लेके अब E2 तक, अब देखें प्राइस ऑफ एक्स कम हुई है और एक्स और वाई दोनों के सब्सटीट्यूट हैं, वाई की डिमांड रिलेटिवली कम हो गई E2 पॉइंट पे और एक्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, नॉर्मल गुड है ये, और एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, तो इसलिए E2 पॉइंट हमारे पास आ गया। अब E1 से लेके E2 तक हमारे पास क्या है, ये प्राइस इफ़ेक्ट है, प्राइस इफ़ेक्ट। अच्छा, अब ये जो प्राइस कम होने की वजह से रियल इनकम में इजाफा हुआ था कंज्यूमर के, अगर इस रियल इनकम में इजाफे को हम कांस्टेंट रख लें, कांस्टेंट रखने से मुराद ये है कि हम इसको कंसीडर ही ना करें, हम इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दें, डिमोलिश कर दें, तो क्या कंज्यूमर U1 से U2 की तरफ मूव कर सकता है, हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा सकेगा? नहीं। अब इस तरह कंज्यूमर को करना पड़ेगा कि उसको प्राइस ऑफ एक्स कम हुई है, उसको डिमांड ऑफ एक्स बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन यूटिलिटी का लेवल नहीं वो चेंज कर सकता अपना, उसी यूटिलिटी के लेवल पे रहते हुए उसको अपनी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक न्यू बजट लाइन ड्रा की जो कि ए बी, जो कि मूव्ड बजट लाइन जो थी ए बी बजट लाइन के पैरेलल है, डाउनवर्ड में उसकी निचली तरफ पैरेलल है, जो कि सी डी पॉइंट जो आपका है इसके दरमियान जो बजट लाइन बनी हुई है। ये बजट लाइन कैसे बनी है, ये जो ए और बी बजट लाइन थी, जो न्यू बजट लाइन हमने बनाई थी, इसके पैरेलल हमने एक न्यू बजट लाइन नीचे बना दी। वो किस तरह बनाई कि वो पहले वाले ही इन डिफरेंस कर्व को टच करे, और वो किस पॉइंट पे टच कर रही है, E3 पॉइंट पे, E3। तो ये क्या हुआ कि आपके पास कंज्यूमर E1 से E3 पे मूव कर गया, तो कंज्यूमर ने अपनी डिमांड X1 से X3 पे बढ़ गई उसकी डिमांड, और उसका पहले वाला यूटिलिटी लेवल भी मेंटेन रहा। पहले वाला यूटिलिटी लेवल कौन सा था, U1 बार। तो यानी कि कंज्यूमर अभी भी U1 बार पे है, प्राइस कम हो चुकी है, कंज्यूमर अभी भी U1 बार पे है, यानी अभी भी इनिशियल यूटिलिटी लेवल पे है, लेकिन उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। सो E1 से लेके E3 तक का क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, और यहाँ से E3 से अगर दोबारा उसके रियल इनकम इफ़ेक्ट को अनकॉन्स्टेंट कर दिया जाए, यानी उसके पॉजिटिव रियल इनकम इफ़ेक्ट को कंसीडर किया जाए, तो कंज्यूमर इधर से दोबारा फिर हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव कर जाएगा, जो कि E2 है। तो यहाँ से E3 से लेके E2 तक क्या है, इनकम इफ़ेक्ट। सो इन दोनों को अगर सम कर दें, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट डेट इज़ E1 टू E3 प्लस इनकम इफेक्ट डेट इज E3 टू E2 इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट डेट इज E1 टू E2, ठीक है। सो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू द इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इसकी, तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। इस लेक्चर से पहले आपको, इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट पे दिया था कि कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, फिर आपको ये समझ आएगा। तो ये वाला जो केस हमने अभी पढ़ा है, इसमें हमारे पास x एक नॉर्मल गुड है, x एक नॉर्मल गुड है, और नॉर्मल गुड की डेफिनेशन ये होती है कि ये एक ऐसी गुड होती है जिसकी अगर प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी इनकम अगर
बढ़ जाए, जिसकी अगर इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर की तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है, इस तरह की गुड को हम नॉर्मल गुड कहते हैं। फिर एक इन्फीरियर गुड्स होती हैं, जैसा कि हमने पहले कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। इन्फीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो अपनी इनकम को उस चीज़ की डिमांड पे नहीं लगाता, यानी उसकी डिमांड कम कर देता है। ऐसी गुड्स जिसमें कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसको इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं कि व्हेन x इज़ एन इन्फीरियर गुड। ये आपके पास आ गया व्हेन x इज़ एन इन्फीरियर गुड। ओके, वही वाली बात है कि पहले कोई चेंज नहीं आया हुआ, कंज्यूमर A और F बजट लाइन है, कंज्यूमर अपनी इनिशियल पहले वाली बजट लाइन पे है, उस पे E1 इक्विलिब्रियम है कंज्यूमर के पास, ठीक है। और अब ये हुआ कि कंज्यूमर की इनकम प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी डिक्रीज़ होगी। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज़ होने की वजह से एक्स एक्सिस की तरफ से बजट लाइन राइटवर्ड मूव हो गई, ठीक है, जो कि आपके पास न्यू बजट लाइन बनी, डैट इज़ ए बी। अब ख्याल ये रखना है कि अब ए बी पे इनडिफरेंस कर्व या ए बी पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बनेगा। ख्याल ये रखना है कि हमारे पास जो x है वो कौन सी चीज़ है, एक इन्फीरियर गुड है। और इन्फीरियर गुड एक ऐसी गुड होती है कि जिसकी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। अच्छा, तो अब जब आपकी प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ हुई है तो कंज्यूमर के पास रियल इनकम इफ़ेक्ट मौजूद है, कंज्यूमर के पास रियल इनकम इफ़ेक्ट आया है, जिसकी वजह से वो न्यू बजट लाइन पे किसी भी लेवल के आईसी कहीं पे भी आईसी उसका बन सकता है। अभी हमें नहीं पता कि कहाँ बनेगा। तो अगर इस रियल इनकम इफ़ेक्ट को हम पॉजिटिव कर देते कांस्टेंट कर देते हैं, इसको हम डिमोलिश कर देते हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं इस पॉजिटिव इनकम रियल इनकम इफ़ेक्ट को, तो कंज्यूमर न्यू बजट लाइन पे शिफ्ट नहीं हो सकता। कंज्यूमर को अपना पहले वाला जो लेवल है यूटिलिटी का वो मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, दोबारा एक CD लाइन, एक बजट लाइन ड्रा की CD, जो कि AB बजट लाइन के पैरेलल थी नीचे की तरफ, और उस CD लाइन ने पहले वाले यूटिलिटी लेवल जो कि U1 बार था उसको E3 पॉइंट पे उसने टच किया, जिससे X3 आपके पास यानी कि कंज्यूमर को क्या हुआ कि कंज्यूमर का सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट ये निकला है कि कंज्यूमर अपना पहले वाला जो है वो यूटिलिटी का लेवल भी उसने मेंटेन कर लिया और उसने अभी डिमांड भी बढ़ा दी। डिमांड यहाँ पे क्यों बढ़ी, क्योंकि एक्स तो हमने इन्फीरियर गुड कहा हुआ है। डिमांड यहाँ पे इसलिए बढ़ी क्योंकि अभी हमने रियल इनकम इफ़ेक्ट कंसीडर ही नहीं किया। अब अगर हम रियल इनकम इफ़ेक्ट कंसीडर कर लेते हैं तो अब आप मुझे आंसर करें कि X3 से डिमांड बढ़नी चाहिए X की या कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे अब रियल इनकम इफ़ेक्ट हमने ओपन किया है, पहले हमने रियल इनकम इफ़ेक्ट क्लोज़ कर दिया था। रियल इनकम इफ़ेक्ट क्लोज़ करने की वजह से प्राइस ऑफ एक्स तो कम हुई थी ना, प्राइस ऑफ एक्स तो कम हुई थी, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ एक्स बढ़ के X3 पे आ गई। अब इस X3 के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम दोबारा अपनी रियल इनकम इफ़ेक्ट को पॉजिटिव ले रहे हैं। अब जो न्यू बजट लाइन पे है वो नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा, उधर बनेगा जो कि X3 से कम लेवल का होगा, X3 से कम लेवल का। तो ये E2 पे नया आपके पास इक्विलिब्रियम बनता है और कंज्यूमर U2 यूटिलिटी लेवल पे मूव कर जाता है। और ये कब करेगा, जब आपके पास इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे। आपके पास E1 से लेके E2 तक का टोटल इफ़ेक्ट है, E1 से लेके E2 का टोटल इफ़ेक्ट है, और इसमें
E1 से E3 का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और अब एक चीज़ ज़रा गौर करें, हमने डेफिनेशन अभी क्या की थी इन्फीरियर गुड की। इन्फीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं कि जब भी इनकम पॉजिटिव चेंज इन इनकम पॉजिटिव आएगा तो आपकी डिमांड ऑफ एक्स कम हो जाएगी। रियल इनकम इफेक्ट का एरो देखें टूवर्ड्स नेगेटिव साइड वो मूव कर रहा है इनकम इफेक्ट का, जो ये शो कर रहा है कि इन्फीरियर गुड्स के केस में रियल इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पॉजिटिव होने का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और रियल इनकम इफेक्ट के नेगेटिव होने का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को अगर हम ऐड करें तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा टोटल इफेक्ट का। तो ये आपके पास वो केस था जब आपके पास इन्फीरियर गुड होती है एक्स। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि बिल्कुल घटिया चीज़ है, जिसको हम गिफन गुड कहते हैं। गिफन गुड ऐसी गुड्स होती हैं, ये हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। गिफन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं कि जिनकी अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाती है तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाए तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, यानी जिसकी प्राइस और जिसकी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स कम हो रही है, तो गिफन गुड्स के केस में बजाय उसकी डिमांड बढ़ने की उसकी डिमांड और कम हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने गिफन गुड्स के केस पे। ये आपके पास आ गया गिफन गुड का केस। ओके, वही ए और एफ इनिशियल बजट लाइन है आपके पास। इस ए और एफ पे आपका फर्स्ट यूटिलिटी लेवल मेंटेन है, जो कि आपके पास U1 पे इक्विलिब्रियम E1 है, जिस पे X1 जो है वो डिमांड हो रही है एक्स कमोडिटी की। अब ये हुआ कि आपकी डिमांड ऑफ प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से न्यू बजट लाइन आपकी जनरेट हुई जो कि A-B है। A-B पे अब कंज्यूमर A-B वाले बजट लाइन पे किसी भी इंडिफरेंस कर्व पे तब मूव कर सकता है जब उसका रियल इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो। अगर उसके रियल इनकम इफ़ेक्ट को हम पॉजिटिव नहीं रखते तो फिर क्या करेंगे, कंज्यूमर को अपना पुराने वाला यूटिलिटी लेवल मेंटेन रखना होगा। उस पुराने यूटिलिटी लेवल को मेंटेन रखने के लिए अगेन हमने A और B बजट लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, न्यू लाइन दैट इज़ CD, जो कि पुराने वाले यूटिलिटी लेवल को E3 पॉइंट पे टच कर रही है। तो E3 इज़ द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। सो ये क्या, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया कंज्यूमर को, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। किस तरह? एक सब्स्टिट्यूशन लाइन से। वो सब्स्टिट्यूशन लाइन क्या कर रही है, वो कंज्यूमर के रियल इनकम इफ़ेक्ट को एलिमिनेट करते हुए कंज्यूमर की पहले वाला इनिशियल लेवल यूटिलिटी का वो मेंटेन रख रही है। सो E1 से E3 तक का आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है। अच्छा, अगर इस रियल इनकम इफ़ेक्ट को दोबारा पॉजिटिव कर दिया जाए तो कंज्यूमर न्यू बजट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। जी, हो सकता है वो न्यू बजट लाइन पे, लेकिन वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा? वहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि ये गिफन गुड है। गिफन गुड का वहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा न्यू, कि जहाँ पे उसकी डिमांड पहले X1 लेवल से भी कम चली जाए। पहले तो X1 लेवल उसकी डिमांड हो रही थी ना, जब प्राइस नहीं चेंज हुई थी। अब प्राइस उसकी कम हो गई है तो उसकी डिमांड X1 से भी कम होनी चाहिए। तो E2 लेवल पे, जो E2 है, वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व इसका बनेगा नया हायर यूटिलिटी का, जो कि उसकी X की डिमांड को कम कर रहा है। तो ये आपका केस है जब आपका गिफन गुड होगी। तो यहाँ पे E1 से लेके E3 तक का सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है और E1 से E2 का टोटल इफ़ेक्ट है, डेट इज़ प्राइस इफ़ेक्ट, और E3 से E2 का आपके पास इनकम इफ़ेक्ट है, जो कि फिर बहुत नेगेटिव है। या अब यहाँ पे गौर करें ज़रा कि जो टोटल इफ़ेक्ट है, जो प्राइस इफ़ेक्ट है, टोटल इफ़ेक्ट, वो बराबर है इनकम इफ़ेक्ट के, जो कि नेगेटिव है। और उस नेगेटिव एरो का मैग्नीट्यूड देखें कितना ज़्यादा है, और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड देखें कितना कम है। जब ये दोनों हायर बिग लेवल ऑफ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ इनकम इफ़ेक्ट और एक
छोटा सा माइनर सच पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब आपस में मिलेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर अल्टीमेटली नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव आएगा। इन्फीरियर गुड के केस में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन उसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव था। तो ये चीज़ें हैं सारी जो हम जिस तरीके से हम इसको हिक्स की अप्रोच के अंदर लेके चलते हैं। 3 केस हमने किए हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में आपकी डिमांड जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही हुआ, हमने इसी तरीके से उसको सॉल्व किया। फिर हम आ गए इन्फीरियर गुड पे। इन्फीरियर गुड में जब आपकी किसी चीज़ की डिमांड जो है वो, किसी चीज़ की प्राइस जो है वो इनकम, जब इन्फीरियर गुड की डेफिनेशन क्या है, जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो उस चीज़ की डिमांड को कम कर देता है। उसके हिसाब से हमने सेकंड वाली डायग्राम एक्सप्लेन की। और थर्ड पे हम आ गए गिफन गुड पे, कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। सो 3 केसेस हमने डिस्कस किए हैं, नॉर्मल गुड केस, इन्फीरियर गुड केस एंड गिफन गुड केस। अब हम इन तीनों की समरी देखते हैं एक टेबल बना के। तो सबसे पहला केस क्या है, नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ऐड होंगे तो टोटल इफेक्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड केस में इन्फीरियर गुड्स में, ठीक है, जब एक्स इन्फीरियर गुड थी, ठीक है, तो उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उसमें इनकम इफेक्ट माइनर सा नेगेटिव इफेक्ट आया, इनकम का नेगेटिव इफेक्ट। अब अल्टीमेटली आंसर क्या आया कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा थी, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ज़्यादा था उसका, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम था, ठीक है। तो इन दोनों को जब एडअप किया गया तो टोटल इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव ही आया। अच्छा, अब आप थर्ड पे आ जाएंगे, गिफन गुड्स के केस पे। इसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव था और माइनर था। अब इसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव है और बड़ा सिग्निफिकेंट नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव का बहुत ज़्यादा है। जब नेगेटिव मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आंसर अल्टीमेटली नेगेटिव ही आएगा। इसलिए गिफन गुड के केस में जो प्राइस इफेक्ट है जो टोटल इफेक्ट है वो नेगेटिव है। सो ये सारी समरी है आपकी इस सारे केस की जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो आपने इसको अच्छे तरीके से लेक्चर को समझना है। आपने मुझे एट द एंड लेक्चर के मुझे बताना है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो फिर हम स्काइप पे या जूम पे एक लाइव लेक्चर रख के मैं आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।